नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, यह रहस्य बना हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि रहस्य के पीछे एक नया धमाका हो गया है। और वो नया धमाका ये है कि शिंदे जी ने भले कहा था कि हम मुख्यमंत्री के लिए लालायित नहीं है, जो कहेंगे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, वही हम करेंगे। उन्होंने कह तो दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की लालसा अभी भी कुलबुला रही है। और उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि हम आम आदमी के मुख्यमंत्री, हमारा कार्यकाल जो है वो स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। इतना बड़ा काम किया है, इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि हमने जो काम किया है उसको स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। तो शिंदे जी अपनी अपने मन की बात कह रहे हैं। उनके मन में था, उनको लग रहा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, चूंकि उनके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और ये इतनी बेहतरीन सफलता मिली, तो जाहिर है किसी भी व्यक्ति को लगेगा। हम जो पहले से कह रहे हैं कि शिंदे जी को ये भी पता है कि वो अगर शिवसेना तोड़ करके नहीं आते, शिवसेना छोड़ करके नहीं आते, तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती, और बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो आज जो बीजेपी को सफलता मिलती है वो सफलता मिलती नहीं। यानी ये जो सफलता है बीजेपी की भी, 132 सीटों पर जो जीत मिली है वो शिंदे साहब की वजह से जीत मिली है। इसलिए शिंदे साहब के मन में कसक है कि बीजेपी उनके साथ गड़बड़ी कर रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जनता का सीएम था, मैं कहता रहा हूं कि मैं केवल सीएम नहीं था बल्कि एक आम आदमी। मैं जनता की समस्या और उनके दर्द को समझता हूं, और मैंने उन समस्याओं को समाधान की कोशिश की है। जैसा कि मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, ऐसे में लोग मानते हैं कि मुझे सीएम बनना चाहिए। ऐसे में बीजेपी को इस बयान से कान खड़े हो गए। अब बीजेपी के कान खड़े हुए कि नहीं हुए, लेकिन जो बाकी विधायक हैं दूसरे दलों में, उनके कान जरूर खड़े हो गए। और बीजेपी के जो शीर्ष के नेता हैं उनके लिए तनाव जरूर हो गया है। अब देखिए कि एक तो वहां खींचतान चल रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब एक और नया नाम आया है रविंद्र चौहान का, हालांकि उन्होंने भी कहा है कि हम इस दौड़ में शामिल नहीं है, डोंबिवली के विधायक। और ये दिख रहा है कि जो भाजपा के भीतर जो अलग अलग गुट है, वो आरएसएस का एक गुट है, एक गुट नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का है, एक गुट और है स्थानीय लेवल पे भी गुट है जो नहीं चाहता कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने, नहीं चाहता है कि वो गुजराती लॉबी यहाँ हावी हो। वो एक अलग गुट है। तो अलग अलग गुट हैं। और ये जो कह सकते हैं लोग कि भाजपा नहीं टूटती है, भाजपा नहीं टूटेगी, हो सकता है भाजपा टूट जाए, ये भी संभव है, क्योंकि हर चीज की एक अति होती है। हालांकि जो विपक्ष को जिस तरह से सीटें मिली है और 50 के आसपास सीटों में विपक्ष सिमट गया है, उसमें जो टूट करके जाने वाले हैं, खास करके शिंदे अगर लीड करते हैं, तो आसान नहीं है उनके लिए सरकार बना पाना, जब तक कि बीजेपी के भीतर कुछ ठीक ठाक टूट नहीं होती है। लेकिन एक पक्की बात है कि 5 तारीख को जो ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि हम 5 तारीख को ओथ लेंगे, वो जनता को बरगला रहा है। अब बताइए, क्या ये जनता आम आदमी का अपमान नहीं है, नागरिकों का अपमान नहीं है? 23 तारीख को मतगणना हुई, 26 तारीख को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन आपके मुख्यमंत्री अब तक आपको नहीं मिले। आपको कौन सा गणित जोड़ रहा है? क्या गणित है? कहां से मुख्यमंत्री ला रहा है? एक गुट चिल्ला रहा है कि वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, और वो गुट कौन है? वो सवर्णवादी गुट है जिसमें मीडिया भी शामिल है, वो आरएसएस का वो गुट है। जो एंटी नरेंद्र मोदी अमित शाह गुट है वो चाह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं बने, हम पहले भी उद्घाटन कर चुके हैं इस बात का। लेकिन ये इस तरह से अपमान है कि एक तो कई लोग इस पर हमसे भी पूछ रहे हैं और लोगों से भी पूछ रहे हैं कि क्या ये संविधान का अपमान नहीं है कि आप जो है 26 तारीख को कार्यकाल खत्म हो जाता है विधानसभा का, फिर भी सरकार नहीं गठित हुई है। विधानसभा अभी भी जो है अधर में लटकी हुई है, और कहा जा रहा है कि मंत्रालय में काम चल रहा है। कौन काम करा रहा है? और ये अगर आप
आज 3 तारीख है और आप देख लीजिए कि 23 तारीख, 23 और 7 और 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब तक आप मुख्यमंत्री नहीं ढूंढ पाए। ये हास्यास्पद है, बीजेपी के लिए शर्मनाक है और ये बताता है कि बीजेपी के भीतर महाभारत मचा हुआ है। और ये महाभारत जो है, ये कई लोगों को लग रहा है कि ये महाभारत कहीं मोदी जी की सरकार पे खतरा न ला दे, क्योंकि जब सत्ता की लड़ाई छिड़ती है तो फिर एकाधिकारवाद होता है, या कहिए कि जिसको अधिनायकवाद होता है, वो ब्रेक होता है। अब जो मोदी जी की जो पहले स्थिति थी 2024 के चुनाव से पहले, वो स्थिति आज नहीं है। मोदी जी कमजोर हैं और ये बात जो है पूरे बीजेपी में है, पूरे राजनीतिक हलकों में ये बात है कि मोदी जी अपने लिए किसी की भी कुर्सी को कुर्बान कर दे सकते हैं। ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ और सबको पता है कि मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी की भी कुर्सी को तोड़ दे सकते हैं। जो महाराष्ट्र में कुर्सी टूटी थी देवेंद्र फडणवीस की, उनके शिंदे जी के अलग होने के बाद क्यों टूटी थी, वो वही था। फिर जो है नीतीश कुमार वापस आए, वो क्यों हुआ था? क्योंकि मोदी जी को खतरा था। और अभी जो चल रहा है मुख्यमंत्री पद का चुनाव अब तक नहीं हो पाया, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें भी वही गणित जोड़ा जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है उसके पीछे कि ये इसलिए किया जा रहा है कि जातीय समीकरण जोड़ेंगे तब जाकर के आगे हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। लेकिन कल किसने देखा है? जो है वो तो आज है। तो ये जो चल रहा है बीजेपी के खेल महाराष्ट्र में, वो लोगों को लगने लगा है कि ये बहुत ज्यादा हो गया और कहीं ये बीजेपी को ही नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि जितना मैटर खींचेगा। और एक और बात बताता हूँ कि गुजराती मराठी जो बीजेपी के भीतर है महाराष्ट्र में, वो अब खुल करके सामने आने लगा है। गुजराती लॉबी है वो मोदी जी के साथ खड़ा है, उत्तर भारतीय लॉबी भी मोदी जी के साथ खड़ा है, लेकिन मराठी लॉबी जो है उसमें भी दो फाड़ है। मराठी लॉबी, एक लॉबी है जो एंटी देवेंद्र फडणवीस है, एक लॉबी है जो प्रो देवेंद्र फडणवीस है। और ये जो समीकरण मैंने बताया, इसी ने शिंदे जी के भीतर फिर से बीज जो है अंकुरित कर दिया है कि वो वापस मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा, ये जो कहा है उन्होंने, जो इंटरव्यू दिया है, कोई हवा में इंटरव्यू नहीं दिया है और ये उनके लोगों को भी पता है और वो गणित चल रहा है। कोई ताज्जुब नहीं कि ये जो मराठी गुजराती लॉबी है और जो एंटी नरेंद्र मोदी लॉबी, एंटी आरएसएस लॉबी जो है, वो कोई नया गुल खिला दे और ये देर होने की वजह यही है। अब फिर एक बात और समझिए कि कौन प्रभावी है, कौन अपर हैंड है। अपर हैंड अब मोदी जी भी नहीं, अमित शाह भी नहीं है, क्योंकि जो 2024 के चुनाव में परिणाम आए हैं उससे आरएसएस सतर्क हो गया है और आरएसएस को पता है कि आगे मोदी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के साथ आरएसएस के ही एक विंग के लोग खड़े हो जाते हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नहीं चाहने के बाद भी जो आदित्यनाथ हैं उनका सिक्का चलता है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मंदिर मस्जिद का जो खेल चल रहा है, पूरा आरएसएस उसमें साथ है। मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अडानी वाले प्रकरण पे संसद में जो चल रहा है प्रकरण, मोदी जी वहां भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो एक 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 पूरे देश में ऐसा लगता है कि डेडलॉक की स्थिति है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह वही चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि कौन है जो सरकार चला रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं, अडानी सरकार चला रहे हैं, आरएसएस सरकार चला रहा है, या कोई और सरकार चला रहा है। और ये किंग कर्तव्य विमूढ़ता जिसको कहिए, और ये जो जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता के भीतर जो ये अस्पष्टता है आम आदमी के पास, आम नागरिकों के साथ, वो भयावह है बीजेपी के लिए। फिर देखिए जिस तरह से ईवीएम को लेकर के, जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के लगातार बातें की जा रही है, वो तमाम बातें बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं। वो आरएसएस समझ रहा है इस बात को कि इससे हमारी छवि भी खराब हो रही है। वो हिंदू मुसलमान करके आप जो है कितने दिन तक करोगे आप? हिंदू मुसलमान उनका मेजर है, लेकिन उनको सतह पे आना पड़ेगा और जातीय समीकरण भी साधना पड़ेगा। ये उनको भी पता है, आरएसएस के लोगों को भी पता है।
तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है बेहद जो है गडमड है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। मीडिया में भी हो गया है, मीडिया अपने अपने तरीके से चीजों को बयान कर रहा है, अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि ये जो शिंदे साहब हैं वो अचानक ये बयान नहीं दे रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि जो आज उन्होंने जो 2 तारीख को जो उनकी मीटिंगें थी, वो सारी मीटिंगें उन्होंने बीमारी का बहाना बना करके कैंसिल कर दी। कहा कि मैं बीमार हूं, नहीं बैठूंगा, जबकि अजित पवार जो है दिल्ली जाने को तैयार है। तो अजित पवार का भी एक जो है बड़ा इसमें यह है कि अजित पवार इसमें अपनी जगह देख रहा है। अजित पवार का मुख्यमंत्री बनना नहीं है, लेकिन अजित पवार के हिस्से महत्वपूर्ण मंत्रालय आ सकते हैं। अजित पवार, हालांकि अजित पवार के बारे में कहा जाता है कि वो खड़े हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ। देवेंद्र फडणवीस अगर बनते हैं तो अजित पवार को दिक्कत नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अगर नहीं बनते हैं तब अजित पवार के साथ क्या होगा, ये भी एक सवाल है। कई लोगों ने उठाया इस पर कि जो है क्या कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अजित पवार कंफर्टेबल होंगे। दूसरी बात यह है कि बीजेपी जब सरकार में आएगी, बीजेपी की सरकार ये ओथ लेगी, तो जाहिर है रसाकसी जो भी, अगर वो अमित शाह की मर्जी से, यानी देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं, अमित शाह और मोदी जी के कहने पर जो चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, और अगर कोई पर्ची वाला मुख्यमंत्री आता है, तो कार्यकाल जो है बड़ा उबड़ खाबड़ होगा। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि अभी बहुत खेल होना बाकी है 5 तारीख के बाद। तो 5 तारीख के पहले तो कोई खेल नहीं होगा, लेकिन जब मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो जाएगा, मुख्यमंत्री का ओथ हो जाएगा, विभागों का बंटवारा होगा, फिर देखिएगा ये नई कहानी शुरू होगी। और ये नई कहानी जो है, इस पर हमारी नजर है। नया एंगल क्या बनता है, ये आपकी दिलचस्पी के लिए, आपकी जिज्ञासा के लिए हम आपको कल बताएंगे फिर। लेकिन ये मैं मानता हूं पर्सनली तौर पे कि ये संविधान का अपमान है। ये जो वोट दिया गया है, जो नागरिकों ने वोट किया है, उसका अपमान। आप किसी की कद्र नहीं कर रहे हो, न संसद की कद्र कर रहे हो, न संविधान की कद्र कर रहे हो, न नागरिक की कद्र कर रहे हो। किसान जो है, देखिए किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं, तमाम संभल में जो है विपक्ष के नेताओं को जाने नहीं दे रहे हैं, संसद में आप जो है बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपकी राजशाही है। आम आदमी इसको देख रहा है, और ये पार्टी के भीतर भी लोग देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो अपने तरीके से चीजों को चला रहे हैं, पूरे देश को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी जी के लिए आने वाले समय में परेशानीदायक होगी। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।